4th of March 1993, थ्रिसुर, केरला। एक 46 ईयर ओल्ड का आदमी अपनी फैमिली सेविंग से 25 लाख रुपए लेकर और बैंक से 50 लाख का लोन लेकर 4000 स्क्वायर फीट में एक ज्वेलरी शॉप खोलता है। पर ये कोई ऑर्डिनरी ज्वेलरी शॉप नहीं होती है। पहली बार हमारे देश इंडिया में किसी ने सारा गोल्ड इन्वेंट्री शेल्फ्स के ऊपर रख दिया था। कैटलॉग्स वगैरह नहीं थे, सीधा आइए, देखिए, चुनिए और खरीदिए। इट वॉज दैट सिंपल। पहली बार हर गोल्ड के पीस पे डिटेल्ड प्राइस टैग्स थे। गोल्ड का वेट कितना है, उसके अंदर मेकिंग चार्जेस वगैरह कितने हैं, टैक्सेस क्या लगाए गए हैं, ये सारे प्राइसेस ब्रेकअप में दिए हुए थे। मतलब ट्रांसपेरेंसी थी। शुरुआत में इंडस्ट्री में लोगों को लगा ये कौन पागल आ गया है। कस्टमर्स ने सोचा यहाँ कोई ना कोई धांधली या कोई ना कोई ट्रैप तो जरूर होगा। पर आज 32 साल बाद वो एक दुकान 315 शोरूम्स बन चुके हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आज इसी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 25,045 करोड़, मार्केट कैपिटल है 48,277 करोड़ और साउथ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलरी मार्केट का 37% शेयर इसी कंपनी के पास। ये कहानी है टीएस कल्याण रमन जी की, ये कहानी है कल्याण ज्वेलर्स की। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे एक टेक्सटाइल शॉप ओनर के बेटे ने साउथ इंडिया का गोल्ड किंग बनने का सपना पूरा कर लिया। 2009 में कल्याण रमन जी के ग्रैंडफादर टीएस कल्याण रामा अय्यर, जो एक टेंपल प्रीस्ट थे, उन्होंने केरला की पहली टेक्सटाइल मिल की नींव रखी थी और उस मिल का नाम था कल्याण सिल्क्स। इसके बाद 3 जनरेशंस तक बिजनेस चलता रहा। कल्याण सारीज, कल्याण कलेक्शन, टेक्सटाइल का पूरा एम्पायर बन चुका था। बट 1991 में फैमिली में कुछ अचानक अलगाव आने के कारण उन लोगों ने पार्टीशन करने का सोचा एंड दे डिवाइडेड द कंप्लीट लेगेसी, दे डिवाइडेड द कंप्लीट फैमिली बिजनेस। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल्याण रमन जी बचपन से ही बिजनेस में थे। 12 साल की उम्र से वो अपने फादर की टेक्सटाइल शॉप में काम करना शुरू कर चुके थे। कॉलेज में उन्होंने कॉमर्स को परस्यू किया थ्रिसुर के श्री केरला वर्मा कॉलेज से और 1972 तक वो कल्याण टेक्सटाइल्स को ही मैनेज करते रहे, जिसका उस समय 15 लाख का स्टॉक था और 25 लाख रुपए का टर्नओवर हुआ करता था। पर उनका टेक्सटाइल शॉप के बाजू में ही थ्रिसुर की फेमस ज्वेलरी लेन थी और वहां पर दिन ब दिन वो देखते रहते थे कि यार मेरे आसपास इतनी सारी गोल्ड शॉप्स जो है, यहाँ पे कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पे बिक्री तो बहुत तेज होती होगी। और कस्टमर्स भी उनके पास बार बार आके ये कहते थे कि आपको भी ना ज्वेलरी बिजनेस में डेफिनेटली उतरना चाहिए। कल्याण रमन जी ने सोचा अगर टेक्सटाइल में ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस किया जा सकता है तो ज्वेलरी में क्यों नहीं। और इसी प्रश्न का उत्तर उन्होंने 1993 में पूरे इंडिया के ज्वेलरी मार्केट को दिया और यहाँ पे नींव पड़ी कल्याण ज्वेलर्स की। 1993 में जब कल्याण ज्वेलर्स का पहला शोरूम खुला तो उस समय उन लोगों ने ऐसी 3 चीजों का ध्यान रखा जो कि अकल्पनीय थी। They were unthinkable। पहली थी कि सारा इन्वेंट्री, मतलब जितना भी स्टॉक वगैरह है, जो भी सारे जेवर जवाहरात बनाए गए हैं गोल्ड से, उन सबको शेल्फ पे डिस्प्ले कर दिया गया। मतलब आप इस शोरूम के अंदर चल सकते हैं, सामने देख सकते हैं कि फ्रेश स्टॉक जो आपके सामने रखा है वो कैसा दिखता है, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को जो कि गोल्ड में पहली बार हुआ था। ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिशनल शॉप्स में कैटलॉग वगैरह रखे जाते थे या फिर पुराने डिजाइन रखे जाते थे जिनके हिसाब से कस्टमर को हाइपोथेसाइज करना पड़ता था, मतलब गेस करना पड़ता था कि भैया हम कौन से टाइप का गोल्ड शायद खरीदेंगे। और ये होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जिसको हमारे कल्याण ज्वेलर्स वाले काउंटर कर रहे थे। और इसके बाद बारी आती है प्राइस ब्रेकअप की। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ज्वेलरी मार्केट में गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी के ऊपर प्राइस ब्रेकअप दिया गया हो। उसमें बताया गया था कि भाई गोल्ड कितने कैरेट का है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके अंदर मेकिंग चार्जेस कितने लगे हैं, टैक्सेस वगैरह कितने लगे हैं, जिसकी वजह से फाइनल प्राइस जो है वो क्यों है और कितनी है। ये उस समय के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप था क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिशनल शॉप्स इन सारे कॉस्ट्स को, इन सारे प्राइसेस को छुपा के रखा करती थी, जिसकी वजह से कई बार प्राइसेस को इन्फ्लेट करके धांधली करते हुए कस्टमर को गलत प्रोडक्ट बेचा जाता था। तीसरी और सबसे जरूरी चीज थी BIS, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसकी हॉलमार्किंग करना हर एक प्रोडक्ट पर। यह गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन था कि गोल्ड पूरी तरीके से प्योर है और इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होता है। कल्याण रमन जी ने कहा हमारा हर पीस, हर एक सिंगल गोल्ड पीस जो कि आप शेल्फ पे देख सकते हैं वो BSI सर्टिफाइड होगा। पर रियलिटी चेक बहुत ही ब्रूटल था। पहले 3 साल तक कोई कस्टमर ही नहीं आया क्योंकि लोगों के बीच में एक परसेप्शन था क्या कि यार इतना ट्रांसपेरेंट और इतना ऑनेस्ट बिजनेस हमारे देश में कुछ तो लोचा है। और उस समय तक लोगों की ऑलरेडी आदत थी
ट्रेडिशनल शॉप्स से खरीदने की। तो ये परसेप्शन को और इस बिहेवियर को, कंज्यूमर बिहेवियर को तोड़ने के लिए लगभग 3 साल लग गए और इसी के चलते स्लोली ब्रेक थ्रू आया। पलक्कड़ कोयम्बटूर के पास एक दूसरा शहर था जहां से लोग स्पेसिफिकली अब थिस्सूर आने लगे सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स से गोल्ड खरीदने के लिए। बट इस ब्रेक थ्रू के बाद भी कल्याण रमन जी ने काफी पेशेंस दिखाया और 7 साल तक सिर्फ इसी एक शोरूम को चलाया और 2000 में जाकर दूसरा शोरूम खोला पलक्कड़ में, जहां के लोगों ने पहली बार उनके इस आइडिया में ट्रस्ट दिखाया था। और 2000 से 2010 के बीच में कल्याण ज्वेलर्स ने सिस्टमैटिकली पूरे साउथ इंडिया के मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और ये रैंडम एक्सपेंशन नहीं था, ये बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। 2003 में वो पहली बार तमिलनाडु में आए, कोयम्बटूर शहर के अंदर। उसके बाद 2005 से लेकर 2010 तक वो कर्नाटका से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना हर जगह पे धीरे धीरे एक्सपैंड करते रहे। इनके शोरूम ये सारी मेजर सिटीज में आ चुके थे, पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था हाइपर लोकल कस्टमाइजेशन। मतलब इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स मार्केट है और साउथ इंडिया की ही बात की जाए तो हर एक पर्टिकुलर रीजन का एक टेस्ट होता है, एक तरीका होता है अपनी ज्वेलरी को देखने का, और इसी चीज के ऊपर उन्होंने खासा ध्यान दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के स्पेसिफिक डिजाइन को रखा, केरला में वैसे ही किया, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, हर जगह पर उन्होंने लोगों की पसंद जानी और उस हिसाब के डिजाइन बनाना शुरू किया। कल्याण ने हर रीजन के लिए अलग अलग कलेक्शंस बनाए और सिर्फ डिजाइन नहीं, उन्होंने रीजनल सेलिब्रिटीज को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाना शुरू किया। केरला में मंजू वारियर जी को लिया गया, तमिलनाडु में प्रभु गणेशन जी को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अक्कीनेनी नागार्जुन जी को और कर्नाटका के लिए शिवराज कुमार जी को लिया गया। और ये सारे ऐसे फेसेस थे, ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिनके ऊपर लोकल जनता को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। और 2010 में एक और इनोवेटिव स्टेप लिया गया, माय कल्याण प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ये छोटे सैटेलाइट स्टोर्स थे उन एरियाज में जहां फुल शोरूम को खोलना काफी मुश्किल हुआ करता था, यूजुअली रूरल या सेमी रूरल या रिमोट एरियाज में। और एक तरह से इसको ग्रास रूट लेवल पे प्रेजेंस बनाने की भी कोशिश कहा जा सकता है। आज माय कल्याण के 1000 से ज्यादा स्टोर्स हैं जो कंपनी के 15% रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जिम्मेदार हैं। बट इस पूरी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या हुआ? 2010 तक कल्याण ज्वेलर्स का साउथ इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड ज्वेलरी मार्केट में परसेंटेज जो था वो 37% था। बट 2025 आते आते कल्याण ज्वेलर्स का साउथ इंडिया के गोल्ड मार्केट के अंदर आज जो रेवेन्यू जनरेशन का परसेंटेज है वो 52.5% का है। तो कल्याण रमन जी का विजन सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं था, वो चाहते थे कि कल्याण ज्वेलर्स पूरे इंडिया में फैले। 2012 में कल्याण ने नेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और नॉर्थ इंडिया में अमिताभ जी का ट्रस्ट फैक्टर अनपैरेलल्ड था, है और आगे भी रहे। पर रियल ब्रेक थ्रू आया फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जहां पर कंपनी ने पहली बार फोको मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। फोको मॉडल होता है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, तो ट्रेडिशनल मॉडल से थोड़ा हट चुका है अभी। मतलब कल्याण एज अ ब्रांड अब नेशनली बैलेंस हो रहा था। साउथ इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार था, पर नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में भी अपनी प्रेजेंस वो धीरे धीरे बनाने लगा था, एंड दैट टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। पर अब बात करते हैं इन सब से एक फाइनेंशियल लेगेसी जो क्रिएट हुई उसके बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कल्याण ज्वेलर्स एज अ ब्रांड ने। 2024 आते आते 21,000 करोड़ हो गया वो फिगर, और 2025 आते आते 25,045 करोड़ ये पहुंच चुका है कल्याण ज्वेलर्स का रेवेन्यू आज की डेट में। आज कल्याण ज्वेलर्स इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेलर चेन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ऑपरेट करती है। ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का लगभग 6% शेयर कल्याण ज्वेलर्स के पास है, और साउथ इंडिया में तो इनका डोमिनेंस जो है वो अनमैच्ड और अनटचेबल है। कल्याण रमन जी ने 1993 में जो रेवोल्यूशन शुरू किया ट्रांसपेरेंसी का, वो आज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। और ये जर्नी हमें सिखाता है कि ट्रस्ट जब सिस्टमैटिकली बिल्ड किया जाए तो वो सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाता है, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज में जहां ट्रस्ट की स्केर्सिटी होती है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमसे बात करें, और ये भी बताएं कि क्या आपके शहर में आपने कल्याण ज्वेलर्स की इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया है। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू सून।